हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस एथिक्स का 11th चैप्टर पॉलिटिक्स एंड एथिक्स इन बिजनेस कॉरपोरेट कोड ऑफ एथिक्स जो हम कर रहे हैं बुक बिजनेस एथिक्स में से, पब्लिश्ड बाय कल्याणी पब्लिशर्स एंड ऑथर्ड बाय के घई, पुनीता गोयल एंड निशा दहिया। पॉलिटिक्स एंड एथिक्स इन बिजनेस कॉरपोरेट कोड ऑफ एथिक्स ब्रॉडली इस चैप्टर के अंदर समझाएंगे कि किस तरह से हर एक आइटम, हर एक एस्पेक्ट के ऊपर कोड ऑफ एथिक्स अप्लाई होता है, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, कि किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए हर एक एस्पेक्ट से, कि एनवायरनमेंट के एस्पेक्ट से ये डूज एंड डोंट्स हैं, मैनेजमेंट के एस्पेक्ट से ये डूज एंड डोंट्स हैं। वेट अ सेकेंड। तो हमें कोड ऑफ एथिक्स जो है वो वेरियस एस्पेक्ट से हम पढ़ेंगे। फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड कि कोड ऑफ एथिक्स होता क्या है। कोड ऑफ एथिक्स इज़ ए कलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस दैट ए बिजनेस बिलीव्स इन एंड एम्स टू लिव बाय। एक बिजनेस जो बिलीव करता है कि वो प्रैक्टिस, वो प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए और उनको फॉलो करता भी है। दीज डोंट स्टैंड अलोन। ऐसा नहीं है कि कॉर्पोरेट कोड ऑफ एथिक्स जो है वो कुछ कहीं और है, बट क्या है, ये कंजक्शन में काम करते हैं। किसके साथ में? कंपनी के मिशन स्टेटमेंट के साथ में, पॉलिसीज़ के साथ में, वैल्यूज़ के साथ में एकजुट होके काम करते हैं। उसके साथ में किस चीज़ के लिए? टू गिव एम्प्लॉयज़, पार्टनर्स, वेंडर्स एंड आउटसाइडर्स एन आइडिया ऑफ what the company stands for and how its members should conduct themselves, कि कंपनी किस लिए है और इसके मेंबर्स को कैसा बिहेव करना चाहिए, इसका एक आइडिया मिलता है कंपनी के कोड ऑफ एथिक्स से। तो कंपनी के कोड ऑफ एथिक्स जो है वो स्पेसिफिक होने चाहिए, मतलब बहुत वेग नहीं होने चाहिए, स्पेसिफिक हो कि ये बिहेवियर होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए है। तो it should address both the particular nuances of the company's industries as well as its broader goals for social responsibility। तो कोड ऑफ एथिक्स के अंदर दो ज़रूर चीज़ें होनी चाहिए, ये कंपनी इंडस्ट्री की पर्टिकुलर चीज़ों को भी हैंडल करें और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो ब्रॉडर गोल्स हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड हों। कंक्रीट होने चाहिए, मतलब कंक्रीट का मतलब क्या है कि एक ठोस एक आइडिया मिल पाए हमें ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स हों। ऐसा ना हो कि हम कोड ऑफ एथिक्स में जाके खुद कंफ्यूज हो जाएं। दे शुड बी अ गाइडिंग पॉइंट कि एम्प्लॉयज़ के लिए किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन के अंदर कि क्या करना चाहिए। सभी लेवल्स पे कोड ऑफ एथिक्स इम्पॉर्टेंट है, टॉप लेवल पे भी। इट सेट्स द टोन फ्रॉम द टॉप ऑफ द कंपनीज कल्चर। टॉप से ही टोन सेट कर देता है कि ये कंपनी का कल्चर है। एथिकल जो इफेक्टिव कोड ऑफ एथिक्स होगा वो क्या बताएगा? एम्प्लॉयज़ को बताएगा कि आपसे एथिकली क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, मैनेजमेंट को बताएगा कि आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, एंड सेट्स फोर्थ द मैकेनिज्म्स फॉर एनफोर्समेंट एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंस। इसके साथ ही इसके अंदर ये चीज़ें होंगी कि इस कोड ऑफ एथिक्स को फोर्स कैसे कराना है, और अगर नहीं कंप्लाई कर रहा है, कंप्लाई करना मतलब कोई इसको नहीं पूरा कर रहा है, नहीं फॉलो कर रहा है, तो उस केस में क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उसको कैसे हैंडल करना है। जब कोड ऑफ एथिक्स को ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा मानते हैं, इंटीग्रल कंसेप्ट मानते हैं, तो ये ऑर्गेनाइजेशन को कई तरह की चीज़ों से बचाता है। फॉर एग्जांपल डिसऑनेस्ट एम्प्लॉयज़, इनसे बचाव हो सकता है। कंटेंट्स ऑफ कोड ऑफ एथिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोड ऑफ एथिक्स जो हैं ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज़, कंट्रोल्स, प्रोसेसेस, इन सब के लाइन के अंदर ही होने चाहिए, मतलब कि उसी को रिफ्लेक्ट करे, उससे अलग ना हो। कोड ऑफ एथिक्स शुड कंटेन पॉलिसीज़ ऑन कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मतलब जब मैनेजमेंट कुछ और चाहे, एम्प्लॉय कुछ और चाहे, कस्टमर कुछ और चाहे, ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, कोड ऑफ एथिक्स बताएगा। इनसाइडर ट्रेडिंग के केस में क्या करें, गिफ्ट्स और हॉस्पिटैलिटी को लेकर क्या करें, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और प्राइवेसी, रिकॉर्ड कीपिंग, कोऑपरेशन विद इन्वेस्टिगेशंस एंड ऑडिट्स, एंड विसल ब्लोअर प्रोविज़न। विसल ब्लोअर होता है कोई एम्प्लॉय जो बिज़नेस की इंफॉर्मेशन बाहर लीक करता है, तो इन सब के लिए क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, कैसे इनके साथ डील करना चाहिए, इन सब की गाइडेंस दे देता है कोड ऑफ एथिक्स। उसके बाद में कोड ऑफ एथिक्स के अंदर होना चाहिए कि कोड ऑफ एथिक्स को एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है,
इंक्लूडिंग मैकेनिज़्म टू डिस्क्लोज, किस तरह से सबके बीच में पता हो कि ये हमारे कोड ऑफ एथिक्स हैं। एनी पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और ऑब्टेन वेवर्स फ्रॉम एनी पर्टिकुलर पॉलिसी और प्रोविज़न। कोई फ्यूचर में कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं इसके कोड ऑफ एथिक्स के बावजूद, उसको कैसे हैंडल करना है। इट शुड ऑल्सो प्रोवाइड गाइडेंस टू असिस्ट एम्प्लॉयज़ एंड एथिक प्रोग्राम मैनेजमेंट इन इवेल्युएटिंग स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस। ये गाइड करेगा एम्प्लॉयज़ को और एथिक्स प्रोग्राम मैनेजमेंट को कि स्पेसिफिक कोई सर्कमस्टांसेस होंगे उसके अंदर क्या बिहेवियर होना चाहिए है मैनेजमेंट का या एम्प्लॉयज़ का। एडिशनली कोड ऑफ एथिक्स के साथ में क्या होना चाहिए, इट शुड प्रोवाइड रेफरल्स टू रिसोर्सेज ऑन वेयर टू गो फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन ऑन गाइडेंस, कि एक बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए तो रेफरेंस हो कि हम कहाँ से पढ़ सकते हैं, उसके बारे में कहाँ से जानकारी मिल सकती है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए अलग से कोड ऑफ एथिक्स भी प्लान किए जा सकते हैं। Similarly, it may be appropriate to extend certain provisions of code beyond employees. Code of ethics जो employees के लिए भी होंगे, मैनेजमेंट के लिए भी हो सकते हैं, डायरेक्टर्स के लिए हो सकते हैं, और एक्सटेंड करें तो वो वेंडर्स के लिए, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के लिए, सर्विस प्रोवाइडर के लिए, कॉन्ट्रैक्ट पार्टी के लिए और रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी हो सकते हैं। राइटिंग ए कोड ऑफ एथिक्स फॉर बिजनेस के लिए कोड ऑफ एथिक्स लिखते हुए, ड्राफ्ट करते हुए किन चीज़ों का ध्यान रखना है। फर्स्ट इज़ सेटिंग प्रायोरिटीज़। फर्स्ट डिसाइड करेंगे कि व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बिजनेस एंड व्हाट लाइंस इट वांट क्रॉस, कि यहाँ ये लिमिट्स हैं, इन लिमिट्स के बीच में रहकर काम करना है। बिज़नेस की प्रायोरिटीज़ कहाँ है, प्रॉफिट है या सबका हित है। सेकेंड इज़ गेटिंग इनपुट। अब एक चीज़ होती है, कोई भी पॉलिसी बनाई, एम्प्लॉयज़ को बताई जी ये रूल है, आपको ये मानना पड़ेगा। दूसरा केस, एम्प्लॉयज़ के साथ में डिस्कस किया कि हम ये पॉलिसी बनाने जा रहे हैं, व्हाट आर योर इनपुट्स, व्हाट आर योर सजेशंस। तो कौन सी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना आसान होगा, जो बिना सलाह लिए, बिना एम्प्लॉयज़ के साथ डिस्कशन किए बनाई है, या जो एम्प्लॉयज़ के साथ डिस्कशन करके बनाई है। ऑब्वियसली जो एम्प्लॉयज़ से इनपुट ले करके बनाई गई है। इसलिए यहाँ पर भी कोड ऑफ एथिक्स ड्राफ्ट करते हुए एम्प्लॉयज़ को कंसल्ट करना चाहिए। अगर फ्रॉम द टॉप आएगा तो इम्प्लीमेंट कराना मुश्किल हो जाएगा। और अनदर थिंग, इसको कई बार हो सकता है कि कुछ चीज़ें कॉन्फिडेंशियल भी रखनी होती हैं, तो एक लाइन ऑफ लिमिट वाली बात है कि देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ें डिस्क्लोज़ करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, लेकिन इनपुट ज़रूर लेना है एम्प्लॉयज़ से। सेकेंड इज़ डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ़। इसका मतलब है कि बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों को कोड ऑफ एथिक्स के अंदर मत डालो। मतलब हर एक चीज़ का एक होता है कि ना तो बहुत ज़्यादा ना तो बहुत कम, हर एक चीज़ एक प्रॉपर रेंज होती है उसकी। तो कोड ऑफ एथिक्स ना तो बहुत ज़्यादा वेग होने चाहिए कि बड़ी बड़ी बातें करें और कुछ गाइडेंस ही ना मिले, ना ही इतने स्पेसिफिक होने चाहिए कि बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखी जा सकती हैं। तो एक बीच का रास्ता यहाँ अपनाना ज़रूरी होगा। फोर्थ इज़ particular pitfalls. Some ethical dilemmas can reverberate much more powerfully through a small business than through a large corporation. कुछ एक ethical dilemmas होते हैं which reverberate का मतलब होता है echo का मतलब है बार बार आते हैं, परेशान करते हैं। कुछ एक ethical dilemmas स्मॉल बिज़नेस के अंदर ज़्यादा परेशान कर सकते हैं लार्ज बिज़नेस के अगेंस्ट। तो उन चीज़ों को, एक बिज़नेस के अंदर जो पर्टिकुलर पिटफॉल्स हैं, जहाँ पर वो कमियाँ रहती हैं, उनको ध्यान में रखकर कोड ऑफ एथिक्स बनाने हैं। जो चीज़ें पता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बार बार होती हैं, उसको लेकर के एक स्पेसिफिक चीज़ बताना कोड ऑफ एथिक्स के अंदर अच्छा है। फिफ्थ इज़ कंसल्टेशन। किसके साथ कंसल्टेशन? एक लॉयर के साथ में। अब लॉयर क्या है? लॉयर जो है वो एक्चुअली ज़रूरी नहीं हो कि वो एथिकल इंडिविजुअल हो, वो ये बताएगा कि ये चीज़ लीगल है, ये इलीगल है, ठीक है। वो ये नहीं बताएगा कि दिस इज़ एथिकल, दिस इज़ अनएथिकल। तो लॉयर से अलग भी कंसल्ट किया जा सकता है। स्मॉलर कंपनीज़ खुद ड्राफ्ट कर सकती हैं, ख़ास करके वो लो रिस्क लो लायबिलिटी फील्ड में हैं। और अगर किसी कंपनी में 20 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं तो बेटर है कि किसी एथिसिस्ट को या ह्यूमन रिसोर्स स्पेशलिस्ट को कंसल्ट कर लिया जाए।
सिक्स इज़ पुटिंग समवन इन चार्ज। अब कोड ऑफ एथिक्स बना दिए, इसका इंचार्ज बनाओ किसी को, कोई एथिकल ऑफिसर हो, कोई कंप्लाइंस ऑफिसर हो, जिसका काम क्या होगा, इस कोड ऑफ एथिक्स को इम्प्लीमेंट कराना, अप्लाई कराना। जनरली रोल ऑफ एथिकल ऑफिसर कोई HR या सेल्स टीम में से किसी के पास में होता है, बट किसी के भी पास हो सकता है। लाइक द पर्सन फॉर क्रिएटिंग द कोड शुड बी अनोनिमसली एज एनी विसल ब्लोअर वुड लाइकली। अब एक पॉइंट आया था कंसल्टेशन का कि कंसल्ट, अब ध्यान ये रखना है कि कोई विसल ब्लोअर भी हो सकता है, कोई हमारी इन्फॉर्मेशन बाहर लीक भी कर रहा हो सकता है, तो उस बारे में हमें ध्यान रखना होगा और जैसे पहले बताया लिमिट सेट करनी होंगी। नेक्स्ट इज़ कोड ऑफ एथिक्स फॉर शेयर होल्डर्स एंड ओनर्स। शेयर होल्डर्स और ओनर्स के लिए क्या एथिक्स हो सकते हैं, ये बड़ा ही वास्ट तरीके से बताएगा, हर एक जो चीज़ हो सकती है वो इसके अंदर कवर कर लेगा। तो शेयर होल्डर्स और ओनर्स के एथिक्स क्या होंगे, कॉन्फ़िगर देयर कंपनी एज एन इंस्ट्रूमेंट एट द सर्विस ऑफ क्रिएटिंग वेल्थ, मेकिंग इंडिस्ट्रीब्यूटेबल ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग ए प्रॉफिट, कंपैटिबल विद सस्टेनेबल एनवायरमेंटली साउंड सोशल डेवलपमेंट। कह रहा है कि शेयर होल्डर्स और ओनर्स को चाहिए कि ठीक है वेल्थ मांगो, प्रॉफिट मांगो, बट सस्टेनेबल, इन्वायरमेंटली साउंड सोशल डेवलपमेंट के साथ में, एनवायरनमेंट को भी नुकसान ना हो, एंड मेकिंग सर्टेन कि सभी एक्टिविटी एथिकल और रिस्पॉन्सिबल मैनर्स में हो। शेयर होल्डर्स सिर्फ प्रॉफिट और वेल्थ तक ही ना रह जाएं, उनके ऑब्जेक्टिव्स भी, उनका कोड ऑफ एथिक्स कहता है कि दे शुड एम फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्या चाहिए शेयर होल्डर्स एंड ओनर्स को, कंपनी को मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म एंटिटी समझें, ये ना समझें कि ये शॉर्ट टर्म में कंपनी के अंदर रहेंगे। नेक्स्ट इज़ एक्सरसाइजिंग वोटिंग राइट। अब शेयर होल्डर्स और ओनर्स को अपने वोटिंग राइट्स को एक्सरसाइज करना चाहिए, जनरल मीटिंग्स को अटेंड करना चाहिए और डिमांड करना चाहिए कंपनी से कि एथिकल बिहेवियर हो उनका, कोड ऑफ एथिक्स देखना चाहिए। फोर्थ, सर्च फॉर ए फेयर बैलेंस बिटवीन कैपिटल एंड वर्क। एक फेयर बैलेंस मांगो कि अगर हमें प्रॉफिट मिल रहा है तो वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को इनफ सैलरीज और वेजेस भी मिलने चाहिए हैं। अपॉइंट एज डायरेक्टर्स एंड मैनेजमेंट पर्सनस हु मीट रिक्विजिट्स एस्टेब्लिश्ड। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, मैनेजमेंट को कौन एम्प्लॉय करता है, शेयर होल्डर्स और ऑनर्स थ्रू वेरियस मीटिंग्स, तो वोटिंग के थ्रू होता है। तो शेयर होल्डर्स और ऑनर्स को चाहिए कि वो ऐसे पर्सन्स को डायरेक्टर्स या मैनेजर्स अपॉइंट करें जिनके पास एडिकेट एक्सपीरियंस हो, नॉलेज हो, प्रोफेशनल्स हो। नेक्स्ट इज़ डिफाइन एंड डिफेंड द मिशन एंड वैल्यू ऑफ कंपनी इन अकॉर्डेंस विद कोड ऑफ एथिक्स। कंपनी के मिशन और वैल्यूज़ जो हैं वो कोड ऑफ एथिक्स की तर्ज पे ही हों। नेक्स्ट इज़ एथिकल कोड फॉर लीडरशिप। लीडर्स या मैनेजर्स को क्या ध्यान रखना है, क्या उनका कोड ऑफ एथिक्स होगा। फर्स्ट इज़ इन रिलेशन टू मैनेजमेंट फंक्शंस। मैनेजमेंट फंक्शंस के लिए पहला कह रहा है कि मैनेजमेंट फंक्शंस वेरी प्रोफेशनल, एथिकल एंड रिस्पॉन्सिबल मैनर में करने हैं। कंप्लाई एंड डिमांड कंप्लाइंस ऑफ कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स को इम्प्लीमेंट कराओ, ठीक है, सो दैट कोड्स जो हैं सबको पता हो, एप्रोप्रिएट मैकेनिज़्म हो कि कोई एप्लीकेशन है किसी तरह का तो उसका सोल्यूशन होगा। एक एथिक्स कमेटी की एस्टेब्लिशमेंट हो जिसका काम होगा एथिक्स को इम्प्लीमेंट कराना। इन्फॉर्म ओनर्स या शेयर होल्डर्स पीरियडिकली एंड एक्यूरेटली। ओनर्स और शेयर होल्डर्स को टाइम टू टाइम बिजनेस की सिचुएशन के बारे में बताओ। शेयर होल्डर्स की पार्टिसिपेशन कराओ जनरल मीटिंग्स के अंदर। कंप्लाई एंड डिमांड कंप्लायंस विद जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो इंटरनेशनल लेवल पर इम्प्लीमेंट होते हैं उन्हीं को कंप्लाई कराओ अपने बिजनेस में भी। बुक्स और लेजर्स जो हैं वो एक्यूरेट और ऑनेस्ट मैनर में मेंटेन्ड होने चाहिए। एक्सटर्नल और इंटरनल ऑडिटर्स होंगे जो कंपनी के, उनको सारी इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कराओ, उनकी इन्वेस्टिगेशन के अंदर प्रॉब्लम नहीं बनो। सबऑर्डिनेट देयर ओन इंटरेस्ट टू दोज ऑफ कंपनीज। कंपनी के इंटरेस्ट के अंदर अपना इंटरेस्ट ढूंढो, अपने इंटरेस्ट के लिए कंपनी के इंटरेस्ट चेंज नहीं करो। Immediately notify the administrative body as to any event or situation which would represent a conflict
कोई कन्फ्लिक्ट का पता चलता है या आपको ऐसी सिचुएशन का पता लगता है जिससे कन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी को टाइमली इसको इन्फॉर्म करना चाहिए। फैसिलिटेट द ट्रांसपेरेंसी ऑफ एंड कंट्रोल ओवर देयर रेमनरेशन। मैनेजर्स की लीडर्स की सैलरीज पता हो सबको, क्या रेमनरेशन है, और वो फेयर होना चाहिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और परफॉर्मेंस के हिसाब से। नेक्स्ट इज मेंटेन एज कॉन्फिडेंशियल द बैकग्राउंड डाटा एंड डॉक्यूमेंट्स। कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है, जो भी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल रखने लायक हैं उन चीज़ों की। कंपनी के जो डेट्स हैं उनकी टाइम पे पेमेंट करनी है। सक्सेशन प्लान फॉर की पोजीशंस, ठीक है, कि अगर कोई पर्सन है की पोजीशन पे है, कोई अच्छा मैनेजर है, तो वी शुड ऑलवेज़ बी रेडी कि वो मैनेजर छोड़ जाए या कोई मिस हैपनिंग हो जाए तो कौन होगा उसके बाद में, इसकी प्लानिंग पहले से करके रखना, सो दैट बिजनेस डजंट सफ़र। Choose their collaborators and subordinates in accordance with principles of merit and capacity। कि जब भी आप रिक्रूटमेंट्स कर रहे हैं या किसी के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो जिसको भी आप अपना पार्टनर बनाएं या जिसको भी अपना एम्प्लॉई बनाएं, वो उसके क्वालिटीज़ देख करके। सेकेंड, लीडर्स के कोड ऑफ एथिक्स इन रिलेशन टू सप्लायर एंड क्लाइंट्स ऑफ कंपनी। अब मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं टुवर्ड्स सप्लायर्स एंड क्लाइंट्स ऑफ कंपनी, इसे बता रहे हैं। फर्स्ट इज सप्लायर्स के साथ में एथिकल और लिसिट जायज़ रिलेशनशिप्स रखने हैं। सेकंड, सिर्फ वही सप्लायर्स देखो जो ह्यूमन डिग्निटी की रिस्पेक्ट करें, लॉ को ना तोड़ें और कंपनी की रेपुटेशन ख़राब ना हो जिससे। सिलेक्ट सप्लायर्स जिनके प्रोडक्ट्स अच्छे हों, प्राइसेस ठीक हों, डिलीवरी कंडीशंस और क्वालिटी के हों। किसी से गिफ्ट एक्सेप्ट करके नहीं, ऐसा नहीं कि जो हमें पर्सनल लेवल पे बेनिफिट पहुंचाए उसको सप्लायर बना लो, ऐसा नहीं करना चाहिए। एस्पायर टू एक्सेलेंस इन द गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ द कंपनी इन सच ए वे दैट क्लाइंट्स ऑब्टेन द सेटिस्फेक्शन एक्सपेक्टेड देयर फ्रॉम। अब हमने जो हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको हम गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं एक्सेलेंट क्वालिटी के दें ताकि वो भी प्रॉपरली सेटिस्फाइड हों। गारंटी दैट products or services of the company and deal quickly and efficiently with consumer and user claims। क्लाइंट्स के साथ में क्विकली डील करना है, क्लेम्स को क्विकली डील करना है और उनको प्रॉपर सेटिस्फेक्शन देना है। नेक्स्ट इज़ कोड ऑफ एथिक्स फॉर मैनेजर्स इन रिलेशन टू कंपिटिटर्स के साथ में क्या करना है। नोट अब्यूज़ ए डोमिनेंट और प्रिविलेज्ड मार्केट पोजीशन। जो मार्केट चल रहा है उसको ऐसे फ्री बेसिस पे चलने देना चाहिए, कोई अनड्यू कंट्रोल करने की चीज़ नहीं है। compete इन गुड फेथ, अच्छे तरीके से कंपटीशन करो और अनफेयर प्रैक्टिसेस में डील नहीं करो। नॉट टेक क्लाइंट्स यूजिंग अनएथिकल मैथड्स, दूसरे के क्लाइंट्स छीनने की कोशिश मत करो अनएथिकल मैथड से। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपका प्रोडक्ट अच्छा है, तो थोड़ा टाइम भले ही लग जाएगा बट क्लाइंट्स विल कम टू यू, बट अनएथिकल मैथड्स यूज़ करके ऐसा नहीं करना चाहिए। फोर्थ इज़ एम्प्लॉयज़ के लिए कोड ऑफ एथिक्स फॉर मैनेजमेंट। एम्प्लॉयज़ को डिग्निटी, रिस्पेक्ट, जस्टिस के साथ ट्रीट करो, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करो किसी तरह की हिंसा या हरासमेंट नहीं होना चाहिए। एसोसिएशन के राइट्स को रिकॉग्नाइज़ करो, यूनियन मेंबरशिप की इज्जत करो और कलेक्टिव नेगोशिएशन को एक्सेप्ट करो। प्रमोट प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयज़। रेम्यूनरेशन और प्रमोशन जो है वो मेरिट के बेसिस पे होना चाहिए, मतलब जो अच्छा काम कर रहे हैं उसको अच्छा रेम्यूनरेशन और उसी को प्रमोशन। Establish the criteria which maintains a balance between rights of company and those of employees in hiring process। जब एम्प्लॉयज़ को हायर कर रहे हैं तो एक क्लियर कट क्राइटेरिया मेंटेन करो, एक बैलेंस बनाते हुए। नेक्स्ट देखते हैं, गारंटी हेल्थ एंड सेफ्टी ऑन द जॉब। एम्प्लॉयज़ की हेल्थ एंड सेफ्टी को कोई हार्म ना हो जॉब के ऊपर, मतलब वर्किंग कंडीशंस अच्छी हों। लुक टू रिकनसाइल वर्क एट कंपनी विद पर्सनल एंड फैमिली लाइफ ऑफ एम्प्लॉयज़। अब ये थोड़ा सा डीप मीनिंग चला जाता है कि एक एम्प्लॉई जो हमारे यहाँ काम कर रहा है उसकी पर्सनल और फैमिली लाइफ की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हों, इसका ध्यान रखना।
look to achieve occupational integration of person with incapacities, handicaps, eliminating barriers of any kinds, यानी कि अलग स्पेशल पर्सन्स जो हैं डिसेबिलिटी के साथ में हैं, हैंडीकैप के साथ में हैं, तो उनको भी हम अपने बिज़नेस के अंदर जगह दें, कोई बैरियर्स हैं तो उनको ख़त्म करें। फैसिलिटेट पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, किस चीज़ में, सोशल एक्शन प्रोग्राम्स ऑफ कंपनी के अंदर। नेक्स्ट इज़ इन रिलेशन टू सिविल सोसाइटी, ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट करो, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को रिस्पेक्ट करो, मेंटेन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, पॉलिटिकली न्यूट्रल रहो without interfering politically in those communities who carry out their activities, also as a demonstration of respect for different opinions। पॉलिटिकली न्यूट्रल रहो, पब्लिकली किसी पार्टी को प्रमोट नहीं करो। मेंटेन licit and respectful relationship with public authorities, institutions, और किसी से किसी तरह के गिफ्ट्स एक्सेप्ट नहीं करो, कैश में या किसी और तरह से। पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के लिए भी, लेकिन जितना लॉ अलाउ करे उस हिसाब से, और वो भी विद ट्रांसपेरेंसी। कोलैबोरेट विद पब्लिक एंटिटीज़ या नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज़, किस लिए, फॉर इम्प्रूविंग लेवल्स ऑफ सोशल अटेंशन फॉर डिसएडवांटेजेस पर्सन, मतलब एक तरह का सोशल काम करना साथ साथ करते रहें। ये तो थे कोड ऑफ एथिक्स फॉर मैनेजर्स फॉर डिफरेंट पार्टीज़ के साथ में कैसा रवैया होना चाहिए मैनेजमेंट का। नेक्स्ट इज़ कोड ऑफ एथिक्स फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब एक बिज़नेस की कुछ एक अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेहिता होती है, जिम्मेवारियाँ होती हैं, उन जिम्मेवारियों को लेकर के क्या कोड ऑफ एथिक्स है। फर्स्ट इज़ अकाउंटेबिलिटी टू पब्लिक के लिए अकाउंटेबल है एक बिज़नेस किस तरह से, सोसाइटी के अंदर ऑपरेट करते हैं, पब्लिक एक सोसाइटी का हिस्सा है, तो पब्लिक के प्रति कोई ना कोई अकाउंटेबिलिटी बनती है बिज़नेस की। वो क्या क्या किस तरह की अकाउंटेबिलिटी है। फर्स्ट इज़ इंटीग्रिटी का मतलब होता है अखंडता, विच मीन्स टू मेंटेन एंड ब्रॉडन पब्लिक कॉन्फिडेंस। मैनेजर शुड परफॉर्म ऑल प्रोफेशनल कैपेबिलिटी फंक्शंस विद हाईएस्ट रेट ऑफ इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी एक ऐसा एलिमेंट है जो प्रोफेशनल रिकॉग्निशन देता है कि कुछ इंटीग्रल तरीके से काम करो, अखंडता मेंटेन करो, डिवीज़न पे नहीं जाओ। इंटीग्रिटी रिक्वायर्स ए मैनेजर टू बी ऑनेस्ट एंड कैंडिड, ईमानदार हो, खरा हो, कॉन्फिडेंशियल, जहाँ ज़रूरत हो वहाँ चीज़ों को कॉन्फिडेंशियल रखे। और इंटीग्रिटी इज़ मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ राइट एंड जस्ट, कि क्या सही है क्या न्यायपूर्ण है। इंटीग्रिटी कहती है कि एक मैनेजर जो है इन दोनों को ध्यान रखे, ठीक है, और टेक्निकल और एथिकल स्टैंडर्ड्स को अप्लाई करे। नेक्स्ट इज़ ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है निरपेक्षता, इंडिपेंडेंस मतलब किसी पर डिपेंड नहीं होना, दैट इज़ इंडिपेंडेंस। तो मैनेजर को जो है वो निरपेक्ष रूप से काम करना चाहिए, किसी कन्फ्लिक्ट के बेसिस पे काम नहीं करना चाहिए, और अपनी सारी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिस्चार्ज करनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी इम्पोजेज ऑब्लिगेशन टू बी इम्पार्शियल, पार्शियलिटी नहीं करनी, ऑनेस्ट रहना है, फ्री ऑफ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहना है। इंडिपेंडेंस का क्या मतलब है, इट प्रिक्लूड्स रिलेशनशिप दैट में अपीयर टू इम्पेयर ए मेंबर्स ऑब्जेक्टिविटी, मतलब इस तरह के रिलेशन से दूर रहो जो एक मेंबर की निरपेक्षता को ख़त्म करें, ठीक है, जहाँ उसको बायस करना पड़े, ऐसे रिलेशनशिप डेवलपमेंट नहीं करने हैं। मैनेजर्स ऑफन सर्व मल्टीपल इंटरेस्ट्स इन मैनी डिफरेंट कैपेसिटीज़ एंड मस्ट डेमोन्स्ट्रेट देयर ऑब्जेक्टिविटीज़। मैनेजर्स जो हैं वो एक अलग अलग कैपेसिटी में कई तरह के काम कर रहे होते हैं, तो हर एक काम के अंदर उनको निरपेक्षता झलकनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ ड्यू केयर, ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है किन चीज़ों का, टेक्निकल और एथिकल स्टैंडर्ड्स का, कॉम्पिटेंस सुधारने का, कंपनी की काबिलियत सुधारने का, क्वालिटी ऑफ सर्विस होनी चाहिए, प्रोफेशनल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो इफ़ेक्टिवली अपनी एबिलिटी के हिसाब से डिस्चार्ज करनी चाहिए। ड्यू केयर रिक्वायर्स ए मैनेजर टू डिस्चार्ज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ विद
कॉम्पिटेंस एंड डिलीजेंस, मतलब जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरी योग्यता से और ध्यान से पूरा करना है। क्लाइंट्स, एम्प्लॉयर्स, पब्लिक की तरफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको पूरा करना, वो भी केयरफुली। डिलीजेंस या केयरफुल का क्या मतलब है? सब सर्विसेज प्रॉम्प्टली भी देनी है, टाइम से भी देनी चाहिए और सही भी देनी चाहिए। ड्यू केयर रिक्वायर्स ए मैनेजर टू प्लान एंड सुपरवाइज एडिकेटली एनी प्रोफेशनल एक्टिविटी। कोई भी एक्टिविटी जो वो कर रहे हैं उसको एडिकेट प्लानिंग करके और एडिकेट सुपरविज़न करके करना है। नेक्स्ट क्या है इसके अकाउंटेबिलिटी की तरफ? नोट टू डिस्क्लोज एनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। कुछ भी अपने फ़ायदे के लिए कंपनी की कोई इन्फॉर्मेशन बाहर लीक नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ कोड ऑफ एथिक्स फॉर डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले कि किस किस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है एक बिज़नेस के अंदर। तो इट इज़ अनएथिकल टू डिस्क्रिमिनेट इन एस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंक्लूडिंग, है कि जब हायरिंग कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, तो किसी भी बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, जाति के बेस पे, धर्म के बेस पे, जेंडर के बेस पे, नेशनैलिटी के बेस पे और डिसेबिलिटी के बेस पे, इन सब बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। किस चीज़ में? हायरिंग फायरिंग में, कंपनसेशन में, क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में, ट्रांसफ़र प्रमोशन ले ऑफ के डिसीज़न में, जॉब एडवर्टीज़मेंट, रिक्रूटमेंट, टेस्टिंग, इन सब में, कंपनी फैसिलिटी के यूसेज के अंदर, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, फ्रिंज बेनिफिट्स, रिटायरमेंट प्लान्स या अदर कंडीशंस और टर्म्स में। तो मैनेजर्स को एम्प्लॉयज़ को सेग्रीगेट नहीं करना चाहिए, ये इस कैटेगरी के, ये इस कैटेगरी के, इनको ये देना है, इनको ये देना है, इसको ये बेनिफिट देना है, इसको ये बेनिफिट नहीं देना है, इसको ये कम देना है, इसको ये ज़्यादा देना है। इस तरह का कुछ भी मैनेजर्स को नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ एथिकल पॉलिसी फॉर सेक्सुअल हरासमेंट। दिस इज़ राइट, दिस इज़ लाइक फॉर एनी सेक्स, फॉर फीमेल सेक्स और फॉर मेल सेक्स, किसी भी तरह का हरासमेंट होता है तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही नहीं है। उसके लिए एथिकल पॉलिसी डिज़ाइन होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्या क्या पॉइंट्स का ध्यान रखना है? फर्स्ट इज़ ट्रेन स्टाफ ऑन पॉलिसी। स्टाफ को पॉलिसी के बारे में जानकारी हो और ट्रेनिंग हो। पब्लिसाइज द पॉलिसी। पब्लिसाइज का मतलब है प्रमोशन करना उसका, कि सबको पता हो उस पॉलिसी के बारे में। नए एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं तो उनको एक बुकलेट देना, और पुराने हैं तो नोटिस बोर्ड पे या किसी तरह से टाइम टू टाइम पब्लिसाइज करना उसको। मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी। ऐसा माहौल बनाना है कि एम्प्लॉयज़ अपनी कंप्लेंट जहाँ भी बताएं वहाँ पे उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाए और एडवाइस और सपोर्ट मिले। ऑर्गेनाइजेशन के पास में ये जो अलग से पर्सन्स होंगे जहाँ पर ये इस तरह की कंप्लेंट्स फाइल होंगी, उसके अंदर दोनों जेंडर के पीपल होने चाहिए, ताकि मेल्स अपनी बात मेल्स को बता पाएँ, फीमेल्स फीमेल्स को बता पाएँ। इन केस दे डोंट डीम, अगर उन्हें कंफर्टेबल नहीं रखता है अपोजिट जेंडर से बात करने में इस बारे में। नेक्स्ट इज़ मॉनिटरिंग। फिर मॉनिटर करना कि कंपनी की ये पॉलिसी जो है सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर के, ये कितनी एक इम्प्लाई हो रही है। ऑर्गेनाइजेशन शुड रिव्यू कि जो कंप्लेंट्स आई थी उसका क्या हुआ, क्या प्रोसीजर्स फॉलो हुई हैं, क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है। हाउएवर इट इज़ नॉट इनफ जस्ट टू हैव ए पॉलिसी। सिर्फ पॉलिसी होना इनफ नहीं है, पॉलिसी इम्प्लीमेंट होना ज़रूरी है। ऑर्गेनाइजेशंस मैनेजर्स नीड टू टेक ए ज़ीरो टॉलरेंस। इस तरह के जो टॉपिक्स होंगे, इस तरह की जो कंप्लेंट्स होंगी, उसकी तरफ मैनेजर्स का व्यू होना चाहिए ज़ीरो टॉलरेंस, कि नथिंग शुड बी टॉलरेटेड ऑन दिस ग्राउंड, सो दैट पीपल अंडरस्टैंड कि ये जो है एक डिसिप्लिनरी मैटर है एंड उसके लिए कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। तो इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो एलिज्ड हरासर है, जिसके ऊपर ब्लेम किया गया है, उसको भी पूरा टाइम मिलना चाहिए सुनने का, और उसका इन्वेस्टिगेशन के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए। इंटरव्यू होना चाहिए दोनों का, कंप्लेन फाइल करने वाले का और जिसके अगेंस्ट कंप्लेन फाइल की गई है वो दोनों का। तो डिसिप्लिनरी मेजर्स ले सकते हैं। डिसिप्लिनरी मेजर्स जो हैं वो ऑफेंस के अकॉर्डिंग होने चाहिए। जितना बड़ा ऑफेंस उतनी बड़ी सज़ा, उस हिसाब से
सो दैट फ्यूचर में भी इस तरह की चीज़ें नहीं हों। नेक्स्ट इज़ कोड ऑफ एथिक्स फॉर डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशन। हमने डाइवर्सिटी का टॉपिक थोड़ा सा पढ़ा है पहले। व्हाट इज़ डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशंस दीज डेज। आजकल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हर एज ग्रुप के अंदर के पीपल मिलेंगे, काफ़ी सारे एरियाज़ के पीपल मिलेंगे, अर्बन, रूरल, अलग अलग स्टेट के, फीमेल्स, मेल्स, यंग, यूथ, ओल्ड, सब तरह के। तो ये डाइवर्सिटी है। तो इस डाइवर्सिटी को मैनेज करना पड़ता है। कोड ऑफ एथिक्स क्या है इस डाइवर्सिटी के लिए? पहला तो ये भी यही बता रहा है, एज, रिलीजन, कल्चर, जेंडर, एथनिसिटी, एजुकेशन, इसके हिसाब से डिवाइड होते हैं पीपल। बट हमारी जो पॉलिसीज़ होनी चाहिए उस पॉलिसीज़ के अंदर कोई डिवीज़न नहीं होना चाहिए इस डाइवर्सिटी के बेसिस पे। लोगों को सेम ही लगना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए अमंग ऑल एम्प्लॉयज़ या प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़। हायर कर रहे हैं तब भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है डाइवर्सिटी के बेसिस पे। एक स्मॉल बिजनेस के डाइवर्सिटी प्रोग्राम के अंदर क्या होगा, नॉन डिस्क्रिमिनेशन स्टैंडर्ड्स होंगे जो कहेंगे कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाइवर्सिटी, और अगर करते हैं तो पेनल्टी लगेगी। बियॉन्ड द लीगल कंप्लायंस इश्यूज एक्सप्लोर्ड इन वर्कप्लेस डाइवर्सिटीज़, कंपनीज can benefit from encouraging more than just tolerance but also an embrace of differences, कि जो differences हैं उनको थोड़ा सा respect भी किया जा सकता है कि they all are part and parcel of organization और हर किसी के benefits हैं। in doing so नए horizon open हो सकते हैं with new customer demographics, business partners। हर एक एम्प्लॉई की क्वालिटी को मैक्सिमम यूज़ किया जा सकता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं एक कोड ऑफ एथिक्स मेंटेन करें एक एथिकल बिजनेस कल्चर के लिए जो प्रमोट करे इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ डाइवर्सिटी। बिजनेस एथिक्स इसके अंदर इन्वॉल्व करेंगे कि क्या राइट और रॉन्ग बिहेवियर्स हैं, कोई मॉरल इश्यूज़ हों तो क्या एक्शंस लेने चाहिए। ए नंबर ऑफ कल्चरल इश्यूज़ लाइक फैमिली, फ्रेंड्स, कम्युनिटी, एजुकेशन, रिलीजन एंड मीडिया। ऑर्गेनाइजेशन के बीच में डिफरेंस हो सकते हैं, एथिकल कोड, रोल मॉडल, पॉलिसी, प्रैक्टिस, रिवार्ड एंड पनिशमेंट और एक्सटर्नल फोर्सेस, पॉलिटिकल, लीगल और इकोनॉमिक। इन सब के बेसिस पे एथिकल बिहेवियर डिटरमाइन होता है। ये सब इन्फ्लुएंसेस जो हैं वो इंटरडिपेंडेंटली अफेक्ट करते हैं बिहेवियर को। कॉस्टली लॉ सूट्स को अवॉइड करने के लिए बाद में कोर्ट केसेस में पैसा ख़राब करने की बजाय ऑर्गेनाइजेशंस को अपने रिसोर्सेज में इन्वेस्ट करना चाहिए, अपने लीडर्स को ट्रेन करना चाहिए, डाइवर्सिटी मैनेजमेंट ट्रेनिंग करानी चाहिए सो दैट एथिकल डिसीजन मेकिंग हो सके। नेक्स्ट है डाइवर्सिटी ट्रेनिंग। डाइवर्सिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर शॉर्ट बिजनेसेस के लिए क्या आता है, स्मॉल बिजनेसेस के अंदर कि वे एक कोड ऑफ एथिक्स राइट करें, लिखें विद ए स्टैंडर्ड फॉर डाइवर्सिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिसेस, कि डाइवर्सिटी को लेकर के किस तरह की स्टैंडर्ड्स होने चाहिए और नॉन डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिसेस होने चाहिए। हर एक एम्प्लॉयज़ को हैंडबुक देनी चाहिए, न्यू एम्प्लॉयज़ को देनी चाहिए सो दैट इनका इम्प्लीमेंटेशन हो सके। एम्प्लॉयर्स जो हैं वो मैनेजर्स के लिए ट्रेनिंग भी कंडक्ट करा सकते हैं इसको लेकर के, और हर एक एम्प्लॉई को उस मीटिंग और ट्रेनिंग के अंदर इन्वॉल्व करा सकते हैं, और सो दैट डाइवर्सिटी को लेकर किसी तरह के एथिकल इश्यूज़ अराइज ना हों। डाइवर्सिटी ट्रेनिंग किस तरह की होनी चाहिए, इसको लेकर के ऑर्गेनाइजेशंस को कई चीज़ें देखनी पड़ती हैं। फर्स्ट इज़ इफ़ेक्टिव डाइवर्सिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए एक इंक्लूसिव एनवायरनमेंट होना चाहिए। इंक्लूसिव एनवायरनमेंट का मतलब है कि सब तरह के लोगों को, सारी डाइवर्सिटी जो भी है हमारे पास में, सबको उस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए। हम क्रिएट ए कोलैबोरेटिव स्पेस दैट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयज़ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर टीम वर्क। इस तरह का स्पेस हो कि टीम वर्क की अपॉर्चुनिटीज़ आएँ। टीम वर्क करते हुए ऑटोमेटिकली उस डाइवर्सिटी के बीच में इस तरह का एक रिलेशनशिप डेवलपमेंट होगा कि डाइवर्सिटी इश्यूज़ अराइज नहीं होंगे। डाइवर्सिटी मैनेजमेंट के बेनिफिट्स बताएं एम्प्लॉयज़ को। गेट योर लीडर्स इन्वॉल्व इन ट्रेनिंग। कई बार देखा है कि जो ट्रेनिंग हो रही होती है
तो लीडर्स होते हैं वो कहीं और होते हैं, वो फैसिलिटेट करा रहे होते हैं, सुनने वाले कहीं और होते हैं, जबकि उन्हें खुद को ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है। वो फैसिलिटेट तो कराएं बट वो ट्रेनिंग का हिस्सा बने, उन मीटिंग्स का हिस्सा बने। तो इस तरह से डाइवर्सिटी मैनेजमेंट हो सकता है, डाइवर्सिटी ट्रेनिंग करा के एम्प्लॉयज़ मैनेजर्स की। नेक्स्ट इज़ कोड ऑफ एथिक्स फॉर एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के लिए भी कोड ऑफ एथिक्स है कि बिज़नेस को कुछ एक चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। फर्स्ट इज़ एनर्जी एस्पेक्ट। एक क्योटो प्रोटोकॉल आपने सुना हो, क्योटो प्रोटोकॉल आर द गाइडलाइंस ऑफ गवर्नमेंट रिगार्डिंग एनवायरनमेंट, कि इन गाइडलाइंस को फॉलो करना है। एनर्जी एस्पेक्ट के हिसाब से ऐसा करना है कि ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन कम से कम हो, क्लाइमेट चेंज कम से कम हो, फॉसिल फ्यूल्स का जलाते हैं एनर्जी एमिशन के लिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, तो ऐसा करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे रिसोर्सेज यूज़ करने हैं जो रीन्यूएबल हों, ताकि हम एनवायरनमेंट को सेव कर सकें। नेक्स्ट इज़ एमिशंस एस्पेक्ट। एमिशन का मतलब है कि जो वेस्ट एक बिज़नेस जनरेट करता है और एनवायरनमेंट में छोड़ता है, वो एमिशन से भी एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट पड़ता है। तो जो रिलीजेस होंगे वो स्टैंडर्ड होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस, क्योटो प्रोटोकॉल के हिसाब से होने चाहिए। दो तरह के एमिशंस होते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस और ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। तो इनको कम से कम रखना चाहिए और अल्टरनेटिव्स ढूंढने चाहिए कि ये एमिशंस कम हो सकें। थर्ड इज़ रिसाइकलिंग। इनपुट मटेरियल्स ऐसे ले सकते हैं जो रिसाइकल्ड मटेरियल से बने हों, ताकि हम ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ ना करें, हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए छोड़ दें। यूज़ ऑफ रीन्यूएबल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो शॉर्ट टाइम में खुद रिप्लेनिश हो जाते हैं वो यूज़ करें। मिनरल्स, मेटल्स, ऑयल, गैस, इन्हें यूज़ कर लिया तो ये कई सालों तक वापस नहीं बन पाते हैं। सोलर यूज़ कर लो, सूरज रोज निकलता है। विंड यूज़ कर लो, हवा चलेगी, एनर्जी बनेगी। हाइड्रो एनर्जी, पानी से बनने वाली एनर्जी यूज़ कर सकते हैं। बायोमास बेस्ड एनर्जी और हाइड्रोजन बेस्ड एनर्जी, ताकि ये रीन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ करें जो एनर्जी एफिशिएंट हो। आजकल काफ़ी चल रहा है ना 5 स्टार, 3 स्टार और CFL लाइट्स, इन सब का ध्यान रखना है। रिड्यूस इनडायरेक्ट एनर्जी कंजम्पशन। इनडायरेक्ट एनर्जी कंजप्शन कैसे होता है? परचेजिंग मटेरियल्स एंड कंपोनेंट्स सच एज ट्रैवल, कम्यूटिंग, सब कॉन्ट्रैक्शन पीरियड। देखो, जो प्रोडक्ट बनाना है, उस पर इनपुट मटेरियल लगना है, उसका प्रोडक्शन होना है, सो तो होना ही है। जो इनडायरेक्टली हम एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं बिज़नेस के लिए मीटिंग्स कर रहे हैं, तो जो मीटिंग्स ऑनलाइन हो सकती हैं उसको ऑनलाइन प्लान कर लें, ताकि वो ट्रैवल में लगने वाला जो एनर्जी है वो भी सेव हो जाए। इम्प्रूव एफिशिएंट यूज़ ऑफ वाटर एंड इट्स रीयूज़। वाटर को एफिशिएंटली यूज़ करो, और जो वाटर सेम बिज़नेस के अंदर रीयूज़ हो सके तो उसको रीयूज़ भी करो। नेक्स्ट इज़ इम्पैक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी इज़ कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तरह तरह की बायोलॉजिकल चीज़ें हैं ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट के अंदर, उन सब का कॉम्बिनेशन बायोडाइवर्सिटी है, वो मेंटेन हो। इसका मतलब ना तो ह्यूमंस पे पूरा इफ़ेक्ट पड़े, ना ही जानवरों पे, ना ही पक्षियों पे, और कोई स्पीशीज़ हार्म ना हो। प्रिवेंट, मैनेज एंड रिमेडी टू डैमेज ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिविटीज़। नेक्स्ट इज़ मैनेजिंग वाटर डिस्चार्ज। जो वाटर डिस्चार्ज होता है ऑर्गेनाइजेशन से, ऑर्गेनाइजेशन जो पानी एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज़ करता है, उसकी क्वालिटी एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि वो पानी घूम फिर के इधर उधर से ज़मीन के अंदर ही जाता है, और ज़मीन के अंदर वाला पानी ही फिर वो ऊपर आता है कुओं के थ्रू, या इस तरह से, या हमारी ज़मीन के अंदर जा रहा है तो वो हमारे फल फ्रूट के अंदर आएगा, सब्जियों के अंदर आएगा, अनाज के अंदर आएगा। तो अल्टीमेटली जैसा हम मिट्टी को पानी देंगे, जिस तरह के फर्टिलाइज़र्स देंगे, मिट्टी हमें वो ही देगी। अब गंदा पानी रेगुलरली जाएगा तो उसके रिज़ल्ट्स भी उसी तरह के आएंगे, वो हमारे ही अंदर जाएगा। तो जो भी वाटर डिस्चार्ज है उसके अंदर केमिकल लोड कम से कम हो, फॉर एग्ज़ाम्पल नाइट्रोजन, सल्फ़र, फॉस्फोरस, पोटेशियम,
सो दैट रिसीविंग वाटर्स पर कम से कम इफ़ेक्ट पड़े। अवॉइड स्पिल्स ऑफ हज़ार्डस मटेरियल्स। हज़ार्डस मटेरियल्स जो हैं वो नहीं गिरें, स्पिल मतलब गिरना उनका, वो अगर बेवजह गिरेंगे तो वो वाटर में रिएक्ट करेंगे, सॉइल के अंदर, एयर के अंदर, बायोडाइवर्सिटी के साथ में, ह्यूमन हेल्थ के साथ में रिएक्ट करेंगे और हमारे को ही वो लॉस देंगे। इससे एक फाइनेंशियल लॉस तो है ही सही रॉ मटेरियल का, बट उसका जो दूसरा लॉस है वो बहुत ज़्यादा है, विच इज़ इररिपेयरेबल, और इससे रेपुटेशन भी ख़राब होती है बिज़नेस की। दिस वॉज ऑल अबाउट द कोड ऑफ एथिक्स regarding various aspects which a business needs to apply, and if it applies इसका वैल्यू बहुत बढ़ता है, रेपुटेशन बहुत बढ़ता है। read about it yourself now, and in case you don't understand anything, in case of any query, please feel free to discuss with me. It's all for today's lecture. Thank you.